नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। एंड आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 जो ओनली आईएएस का एनवायरनमेंट सीरीज चला रहे हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। अब कोशिश यही रहती है कि एक दिन में कम से कम एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो आसान टॉपिक है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूपीएससी ने इस पर प्रीवियस ईयर पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। अगर हम पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखें तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा गया है। तो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। जैसे वेटलैंड पर क्वेश्चन पूछा गया है, भाई वेटलैंड क्या है, वेटलैंड में जो वाइज यूज का कंसेप्ट है वो क्या है, और इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर पर भी क्वेश्चन आया है, दो क्वेश्चन आए हैं। तो इनके क्या प्रोज है, कौन से। तो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है, बस हाँ गवर्नमेंट की जो जो इनिशिएटिव्स चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पर जो जो इनिशिएटिव्स चल रहा है आपको पता होना चाहिए ताकि आप आंसर में उसे ऐड कर सके। अदरवाइज आपका आंसर सुपरफिशियल लगेगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए देयर इज ए नीड कि कहीं पर भी आप मैगजीन में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में, कुछ प्रोग्राम्स के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल एफर्ट्स के बारे में, तो उसको नोट डाउन करते चले। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अलग से नहीं, इसी पीडीएफ में कुछ ना कुछ एडिशन करते जाएं, क्योंकि भाई 50 जगह से आप कंटेंट निकाल रहे हो, 50 जगह लिख रहे हो, तो अल्टीमेटली रिवीजन करने में वो दिक्कत करेगा। इसलिए बेटर कि आप एक जगह पर उसे कंसंट्रेट करें, एंड इसको इसी पीडीएफ से कंसंट्रेट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दैट इज द सजेशन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इनिशिएटिव। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट वाटर, वेटलैंड्स एंड कोस्टल कंजर्वेशन। देखिए, जो वाटर है, वेटलैंड्स है, इनके बेसिक्स को तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब बेसिकली यहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो कंसेप्ट को देखना है तो आप पीछे के वीडियोस में, लेक्चर में जाकर देखें और आपको वहां से और अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वाटर कंजर्वेशन से। तो वाटर कंजर्वेशन क्या होता है भाई? तो वाटर कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि जो हमारा वाटर रिसोर्सेस है उसको हम कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। क्यों करें भाई प्रोटेक्शन? क्योंकि वाटर रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। हम जानते हैं वैसे तो हमारा जो अर्थ है उसमें 97% तो भाई जो ओशियन या फिर साल्ट वाटर है ना। लेकिन 3% ही तो फ्रेश वाटर है, और हमें जरूरत किसकी है? फ्रेश वाटर की, फॉर द ह्यूमंस, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। लेकिन उस 3% में भी आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेज आर इन द ग्लेशियर्स और द आइस फॉर्म्स। तो ये और ज्यादा दिक्कत दे देता है। और फिर अगर ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स के बियॉन्ड जाए तो फिर क्या बचता है आपका? तो फिर आपका बचता है ग्राउंड वाटर। ठीक है। तो ग्राउंड वाटर के बाद आप देखेंगे कि अन्य शेयर्स आते हैं। जैसे आप देखिए, ग्लेशियर के रूप में लगभग लगभग आपका 70% है, फिर ग्राउंड वाटर के रूप में 30% है, फिर कुछ कुछ परमाफ्रोस्ट रीजन है। ठीक है। फिर अदर्स में भी आप देखेंगे जो आपका बचता है, तो उसमें आपका फ्रेश वाटर लेक्स है, सॉइल मॉइस्चर है, वेटलैंड्स है। लेकिन जो मैं यहाँ पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये देखिए आप, रिवर्स। तो रिवर जो आप देखते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो उसका जो शेयर है फ्रेश वाटर परसेंटेज के टर्म्स में बहुत ही कम है। ओके। और धीरे धीरे ये भी आपको दिखता जा रहा होगा कि जो रिवर्स है ना, वो एक तो सीजनल होती है, एक पेरिनियल होती है। पेरिनियल क्यों होती है? क्योंकि ग्लेशियर्स जो है उसे फीड करता है और रेनफॉल में फीड करता है। तो पेरिनियल्स तब तक रहेंगी जब तक ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं होगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, धीरे धीरे वाटर का वॉल्यूम कम हो सकता है एज द ग्लेशियर गेट्स श्रिंक्ड। तो बाद में वाटर की क्राइसिस और आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो हिमालयन रीजन है वहां से बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं। गंगा रिवर है, यमुना है, ठीक है। उसके बाद गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ये सब रिवर्स आते रहते हैं। ठीक है। लेकिन जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो फिर ये भी सीजनल बन जाएंगे। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन। ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको बेसिक बैकग्राउंड दिया। अब चलते हैं कि
वाटर कंजर्वेशन में एंड वाटर मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है भाई? प्लानिंग आती है, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मैनेजिंग द वाटर रिसोर्सेज सो दैट ऑप्टिमम यूज हो। ऑप्टिमम यूज किस लिए? फॉर द सस्टेनेबल वाटर यूज। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट नीड्स, बल्कि फ्यूचर नीड्स को भी हमें कैटर करना है। हमारे आने वाले पॉपुलेशन है, कल को उन्हें वाटर क्राइसिस ना फेस करना पड़े, ये भी तो सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए तो हम SDG गोल्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ओके, और कुछ एग्जांपल्स देखिए जिसके माध्यम से हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। एक तो डैम बना देते हैं हम, उसके बाद जो रिवर गंदे हो गए हैं, पॉल्यूटेड हो गए हैं, रिवर क्लीनिंग करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, एज वेल एज रेनोवेटिंग द ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज। जैसे जो पहले कुआं होता था, वेल्स होते थे, वो अब कहीं ना कहीं बंद पड़ गए हैं, तो उसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है। ओके, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स को रिजोवनेट किया जा सकता है। ये कुछ हमने बेसिक बताया। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी होता है कि वाटर कंजर्वेशन में क्वालिटी को इंश्योर करना है और दूसरी तरफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कम करना है, बंद करना है। ओके, वैसे आप हमें बता सकते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा आप सोचिए, और किस प्रकार से हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर। इन सब पर नजर डालिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब भाई कुछ डाटा की जरूरत होती है, तो डाटा हमें याद रखना है। वैसे तो ये हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। कैसे? 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन वो इंडिया का शेयर है, समझ में? और 133rd रैंक्स इंडिया लाता है इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। यानी कि एक व्यक्ति इंडिया में जो वाटर उसके पास मौजूद होती है फॉर द यूज, उस हिसाब से अगर कंट्री वाइज रैंकिंग निकाले तो 133rd है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद देखिए बाय 2025 इट इज प्रिडिक्टेड कि भारत के बहुत सारे हिस्से, स्पेसिफिकली अगर कहें तो साउथ इंडियन स्टेट्स will join the countries or regions have absolute water scarcity। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाई आखिरकार साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन स्टेट में वाटर क्राइसिस क्यों आती है? आप देखेंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में वाटर क्राइसिस की समस्या है, कर्नाटका में वाटर क्राइसिस की समस्या है, तमिलनाडु में है। तो क्यों? तो उसका क्या कोई ज्योग्राफिकल लिंकेजेज है? तो आप थोड़ा सा हमें बताइए। नॉर्थ इंडिया में जनरली यूपी बिहार में देखेंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखेंगे तो वहां पर वाटर क्राइसिस नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन साउथ इंडिया में मिलती है। तो थोड़ा सा आप विजन सोचने का कोशिश करें और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करते हैं तो इट विल बी हेल्पिंग टू अचीव आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ध्यान रखना है SDG गोल 6 ये किस बात की बात करता है? तो इट एम्स टू इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर फॉर ऑल बाय 2030। और सिंपल सा कहे तो लिविंग नो वन बिहाइंड, कि भाई सबको पानी की पूर्ति हो, क्योंकि पानी एक प्रकार से इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। ओके, तो इसको आप कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों में यूज कर सकते हैं। तो बस आप इंटीग्रेट करिए कि कहाँ यूज करना है। फिर देखिए केस स्टडी दिया गया है बेंगलुरु वाटर क्राइसिस का, और ये सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर ये क्राइसिस होती है, लेकिन आप इसे रेफर कर सकते हैं। देखिए बेंगलुरु की बात करें तो इसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। जो आपके डिजिटल कंपनीज हैं उसके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर मौजूद है। तो ये देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इतना बड़ा शहर, इतना इकोनॉमिकली एडवांस शहर अगर वाटर क्राइसिस की समस्या से जूझ रहा है तो गड़बड़ी है, ठीक है। तो इसको सुधार करने की जरूरत है। लेकिन कारण क्या है भाई ये क्राइसिस होने का? एक तो ये है कि भाई रेनफॉल जो हमें प्राप्त होती है वाया मानसून, तो अब जो है रेनफॉल अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। जहां पर पहले ज्यादा रेनफॉल होती थी वहां पर कम होने लगी है। तो इसके कारण जो रिजर्वेयर है, डैम्स है, जहां पर वाटर स्टोर किए जाते हैं, उसकी
जो ओरिजिनल कैपेसिटी है उससे कम ही वाटर अवेलेबल है, और उसके कारण फिर वाटर क्राइसिस आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि like the water levels in key reservoirs like Harangi, Hemavati, Kavani in the Kaveri Basin stand 39% of the capacity in 2024 due to the deficit in rainfall. ओके उसके बाद देखिए नेचुरल वाटर बॉडी डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, और अब तो क्या हो रहा है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स है ना, चाहे कॉमर्शियल हो चाहे आपका हाउस होल्ड बिल्डिंग्स हो, तो क्या किया जा रहा है कि जो आपके वेटलैंड वाला एरिया है या फिर लेक्स वाला एरिया है तो उसको भर के वहाँ पर बिल्डिंग तैयार कर दिया जाता है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। फिर देखिए ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है थ्रू बोरवेल्स, इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये सब प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा रही है। उसके बाद है मिसमैनेजमेंट एंड इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक वाटर लीकेज होते हैं। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रेलवे स्टेशन पर जरूर गए होंगे, वहाँ पर जरूर देखा होगा कि वाटर लीकेज की समस्या है, और लगभग देखा जाए तो जो भी मेजर स्टेशन हैं वहाँ पर ये लीकेज होती है। और उसके बाद जो स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, टैप वाटर कनेक्शन घरों तक पहुँचाना है, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं नल फटा रहता है, पाइप फटा रहता है, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा वाटर लीकेजेज होती हैं। तो इन सब से क्या है, मोर वाटर वेस्टेज होता है। ठीक है, तो ये कुछ केस स्टडी भी आप लिख सकते हैं, तो ये काम हो गया। अब बात करते हैं कि क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं टू कंजर्व द वाटर, और वाटर स्कैर्सिटी की समस्या से फाइट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। ओके, तो देखिए एक तो है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान के माध्यम से वाटर कंजर्वेशन का कैंपेन चलता है। सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात इसमें कही जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट पर ये फोकस करता है। और कैच द रेन कैंपेन इसी अभियान के अंतर्गत चलाई गई थी ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके। अब एक सवाल और निकल कर आता है कि इतना ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर क्यों फोकस किया जाता है, क्योंकि भाई रेन वाटर जब आती है ना तो खूब फ्रेश वाटर हमें देकर जाती है, लेकिन दिक्कत यही है कि हम उसे कंजर्व नहीं कर पाते, उसे हार्वेस्ट नहीं कर पाते, उसे स्टोर नहीं कर पाते, तो जो भी वाटर है ना वो कहाँ चली जाती है, नदियों से बह के वो फिर समुद्र में चली जाती है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो वाटर स्कैर्सिटी की समस्या खत्म हो सकती है अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बढ़िया सा तकनीक जो वाइडली एक्सेप्टेबल हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, उसको लेकर आते हैं। तो उसके बाद देखिए नेशनल वाटर मिशन है दैट टॉक्स अबाउट इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20%। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये एग्रीकल्चरल फील्ड में जो वाटर एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सेसिव वाटर यूज होता है, उसको कहीं ना कहीं कम करने की बात करता है। कैसे, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से। नहीं तो क्या है कि भाई खेतों में पानी बहा दिए गए हैं अंधाधुंध, तो इससे भी क्राइसिस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये बात जरूर लिखेंगे, पर क्रॉप मोर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना, यानी कि एक एक ड्रॉप की कीमत है। इससे क्या होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी प्रमोट होगी। उसके बाद जल जीवन मिशन है, इसमें क्या है कि भाई 55 लीटर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर पर कैपिटा पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शन हाउस होल्ड टैप कनेक्शन 2024 तक इसे हासिल करना है। ओके, उसके बाद अन्य कंसेप्ट भी हैं लाइक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये इसमें नहीं दिया गया है लेकिन हम आपको बता रहे हैं। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर में क्या होगा कि भाई जो वाटर डेफिशिट रीजन है उसको वाटर सरप्लस रिवर से पानी प्राप्त करवा दिया जाए। कैसे करेंगे, रिवर्स को लिंक कर दो, है ना, जैसे अभी आपका न्यूज में चल रहा है कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट या फिर केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट, है ना, तो ये सब प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, हालांकि इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स से उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एक ये भी हो सकता है स्टेट लेवल एफर्ट्स कि बहुत सारे राज्य सरकार अपने अपने लेवल पर एफर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बिहार के इनिशिएटिव की बात करें तो जल जीवन हरियाली मिशन चलाया जा रहा है। इवन आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं आपके राज्य में भी कुछ ना कुछ इस प्रकार की स्कीम चल रही होगी, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाते हैं फॉर द इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन। जैसे बहुत सारे राज्यों में विदाउट परमिशन, विदाउट लाइसेंस
बोरवेल करना अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से भी वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है। फिर है जल क्रांति अभियान, इसके डिटेल में नहीं जाइए क्योंकि भाई सारे डिटेल में जाओगे तो आपका पेज ही भर जाएगा, इसलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उस पर चर्चा करें, बाकी आगे बढ़े। फिर अटल भूजल योजना, अब इसको चर्चा जरूर कर सकते हैं क्योंकि ये ग्राउंड वाटर स्ट्रेस को कम करने की बात करता है, ग्राउंड वाटर के सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करता है वाया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ओके, उसके बाद देखिए रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, उसके बाद जल संचय जन भागीदारी अभियान, ताकि लोगों की मदद से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कंजर्वेशन किया जा सके। ओके, फिर एक और इनिशिएटिव आ सकता है, जैसे हम फ्यूचर में वाटर सेंसिटिव सिटी का प्लान कर सकते हैं। क्या होता है वाटर सेंसिटिव सिटी? वैसे सिटी जो वाटर कंजर्वेशन को प्रायोरिटी देते हैं, along with they know how to effectively use the water। ओके, और इसके अंतर्गत होता है वाटर रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना, और डाइवर्सिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, along with इन्वायरमेंटल हेल्थ को भी इंश्योर करना। तो दोनों काम हो गए, आपकी भी नीड और इन्वायरमेंट की भी नीड, दोनों फिट हो गई। तो ये है आपका तरीका। अब आते हैं जो इस पीडीएफ में नहीं दिया गया है, जैसे मेजर्स कुछ अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं। ये तो कुछ स्कीम्स है, लेकिन ये स्कीम जो चल रहे हैं, आपसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी तो पूछा जा सकता है। तो और क्या किया जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से मैंने तो एक पॉइंट लिखा है वेटलैंड कंजर्वेशन, क्योंकि वेटलैंड जो है वो ग्राउंड वाटर में केमिकल्स पॉल्यूटेंट्स को इंटर होने नहीं देता है। तो अगर हम वेटलैंड कंजर्वेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं वाटर फिल्ट्रेशन का काम करती है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, इरोजन को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। बाकी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में, ताकि प्योर ग्रोथ भी इससे बेनिफिट ले पाए। क्योंकि जैसे देखिए 5 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो पांचों के 5 आइडियाज आएंगे, कमेंट में लिखा जाएगा, तो एक सेंस ऑफ पॉइंट्स जनरेट होगा विच विल बी गुड फॉर द मेंस राइटिंग। इसलिए कोशिश करिए कि कुछ पॉइंट्स जनरेट होते हैं आपके दिमाग में तो आप जरूर मेंशन किया करें। ओके, ये हो गया। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। ये खत्म हो गया है। अब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर मतलब क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाते हैं। हालांकि नाम से ही क्लियर है भाई, जो रिवर्स है ना, रिवर को लिंक कर दो। क्यों लिंक करे भाई? तो एक रिवर में काफी ज्यादा वाटर सरप्लस है, लेकिन दूसरे रिवर में पता चला, जो दूसरे बेसिन या एरिया को कवर करता है, यहाँ पर वाटर डेफिशिट है। तो भाई अगर लिंक कर दिए तो सरप्लस से डेफिशिट वाले रीजन में चला गया। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन रहते हैं डेफिशिट वाले रीजन में या फिर डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इस ये जो वाटर स्ट्रेस की समस्या झेल रहे हैं वो नहीं झेलेंगे, वो समस्या समाधान हो जाएगा। और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। क्या क्या है बेनिफिट्स मैंने लिख रखा है, इसमें दिया नहीं गया, इसमें डायरेक्टली इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात करी गई है। जैसे आप देखिए, एक तो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू द डेफिशिट एरिया। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक नीड्स, जो उस लोकेशन की हो सकती है उसको भी फुलफिल करेगा। कल को कोई इंडस्ट्री लगाना चाहेगा, पता चला वाटर ही नहीं है तो क्यों लगाएगा भाई। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर नीड्स को भी फुलफिल किया जा सकता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन होगा, क्योंकि जब आपका ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग काम करेंगे, स्किल्ड पीपल्स आएंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। उसके बाद देखिए फ्लड्स एंड अदर वाटर रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे वाटर सरप्लस वाला रीजन है, ठीक है, एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, फ्लडिंग आ गया, तो अगर इंटरलिंकिंग रहेगा तो जो एक्सेस वाटर है वो दूसरे लोकेशन पर सप्लाई हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी, पानी खरीदना नहीं पड़ेगा, कम कॉस्ट लगेगा, एंड इट विल ऑल्सो इंश्योर डिग्निफाइड लाइफ। ओके, एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, और इसके माध्यम से लोग अपने न्यूट्रिशनल नीड को भी कैटर कर सकते हैं। क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होगा, जैसे हेल्थ केयर पर हम लगा रहे, पता चला वाटर खरीदने पर भी लगा रहे, तो पैसे बचेंगे कम, तो वो अपने न्यूट्रिशनल या हेल्थ नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। दैट कैन लीड टू विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इसीलिए देयर इज ए नीड फॉर इंटरलिंकेज ऑफ द रिवर, मल्टीपल बेनिफिट से लेके
कुछ कंसर्न्स भी है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम इंटरलिंकिंग करना शुरू कर दिए तो इसका मतलब जो नेचुरल कोर्स है ना, उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं। लाइक रिवर का नेचुरल कोर्स क्या है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन फ्लो किया, हमने आर्टिफिशियली हमने एक और पाथवे उसका जनरेट कर दिया, ठीक है। तो कल को लॉन्ग टर्म में हो सकता है जिस जगह पर आज वाटर सरप्लस है वहां पर वाटर डेफिशिट हो जाए, तो दोनों जगह प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ गई और दूसरे लोकेशन पर भी प्रॉब्लम आ गई। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये होता है कि ये जो रिवर्स है ये अपने पाथवे को, अपने रास्ते को चेंज कर सकते हैं। जैसे तीस्ता रिवर है जो एक समय गंगा की ट्रिब्यूटरी होती थी वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हो गई। या फिर अगर हम कोसी रिवर की बात करें तो जिसको हम सौरव विहार कहते हैं, ये अपना जो पाथवे है ना वो फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहती है। तो कल को हमने इंटर कनेक्शन कर दिया लेकिन इसने अपना पाथवे चेंज कर दिया, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा, डैम्स हमने बनाया बेकार हो जाएगा, कैनाल्स हमने बनाया यूजलेस हो जाएगा। सो इसलिए ये एक कंसर्न्स निकल कर आता है। उसके बाद लार्ज कंस्ट्रक्शन का इम्पैक्ट हो सकता है लाइक इन्वायरमेंट पर, जैसे केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो इसमें एक कंसर्न निकल कर आ रहा है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, उसका कुछ एरिया कहीं ना कहीं श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसे में बायोडाइवर्सिटी थ्रेट भी एक कंपोनेंट हो सकता है। उसके बाद देखिए इम्पैक्ट ऑन फ्लोरा, लाइक जो हम कोर्स डिजाइन करेंगे, रास्ते डिजाइन करेंगे इंटरलिंकिंग वाला, तो कल को दूसरे लोकेशन पर पानी पहुंचेगा, हो सकता है वहाँ पर इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो है अपना लोकेशन बना ले और वहाँ के नेटिव स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हम वाटर नहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ साथ हम एक प्रकार से पोटेंशियल लाइफ कॉम्पोनेंट्स को भी डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। तो वैसे यहाँ पर आपको बताना है कि वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वे फॉरवर्ड के बारे में तो बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो आप प्लस में जाएंगे कि यस इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर होनी चाहिए, बट मेक श्योर कि जो प्रोजेक्ट एनालिसिस है ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड कॉस्ट उन सब को जज कर लिया जाए, मॉनिटर कर लिया जाए, उसके बाद प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाए। ओके, तो ये हो गया। अब आते हैं हम वेटलैंड कंजर्वेशन की तरफ। तो जो आपका वेटलैंड कंजर्वेशन है, अब देखिए यहाँ पर सारे कंजर्वेशन की बात होगी, ऑलरेडी हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है, तो फिर दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा होगा नहीं। इसीलिए बेटर टू हैव द टू द पॉइंट कन्वर्सेशन। ओके, तो इस टॉपिक में एंटर करने से पहले थोड़ा सा हमें बताइए व्हाट इज वेटलैंड। मैंने बता रखा है आपको, तो वेटलैंड का मतलब हुआ वेट प्लस लैंड, यानी वैसा लैंड जो दलदल है जहाँ पर वाटर सैचुरेटेड है। या फिर सिंपल सा बात कहें तो आप लेक्स देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, मैंग्रोव रीजन देखते हैं आप, ठीक है। तो ये सब वेटलैंड से कैटेगरी में आ जाते हैं। ये अम्ब्रेला टर्म है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्स ही आते हैं। अम्ब्रेला टर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके आर्टिफिशियल वेटलैंड भी आ जाएंगे, नेचुरल वेटलैंड भी आ जाएंगे। और आप हमें बताइए इंडिया का कुछ आर्टिफिशियल वेटलैंड का नाम। ओके, उसके बाद नेचुरल वेटलैंड क्या हो गया, जो नेचर ने प्रोवाइड कर रखा है। कुछ एग्जांपल्स आप हमें बताइए, जैसे केरला का कौन सा लेक है, वेम्बनाड लेक, वो भी एक वेटलैंड है ना। चिलिका लेक, वो भी एक वेटलैंड है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब वेटलैंड के अंदर भी अगर हम देखें तो एक है नेशनल रिकॉग्निशन, एक है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है इसमें क्या होता है कि वैसे वेटलैंड जो रामसर साइट की लिस्ट में आ जाते हैं,
वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। नेशनली मतलब ये हुआ कि स्टेट ने नोटिफाई कर रखा है, ठीक है, बट इट हैजंट गॉट द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, सिंपल सी बात है। ओके, और वेटलैंड के क्या कुछ सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, वेटलैंड का इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो ये वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो भी पानी मौजूद रहती है वेटलैंड में, उसमें भाई विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चरल लैंड से आ रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, तो ये वेटलैंड उसे रोकता है ग्राउंड वाटर में मिक्स होने में। ओके, तो वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है, साथ के साथ फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल का काम करता है। उसके बाद फूड एंड शेल्टर भी प्रोवाइड करता है टू द फ्लोरा एंड फौना। तो आप देखेंगे वेटलैंड के आसपास बहुत सारे फ्लोरा और फौना स्पीसीज भी मौजूद रहते हैं, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंस है। और अगर हम बात करें वेटलैंड कंजर्वेशन की, तो भाई वेटलैंड की इम्पोर्टेंस को तो हम समझ गए। इसको कहते हैं किडनी, किडनी ऑफ द किडनी ऑफ द अर्थ, ऐसे कुछ कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। आगे हम देखेंगे, चिंता ना करें। हाँ, किडनी ऑफ द लैंडस्केप। ओके, तो सिग्निफिकेंस हमने देखा कि भाई क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन में ये रोल निभा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन को सिंक करता है। उसके बाद देखिए ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट में मदद करेगा, फ्लड कंट्रोल, शोरलाइन स्टेबलाइजेशन एंड स्टॉर्म प्रोटेक्शन की भाई अगर एक्सेसिव सी वेव्स आ रही हैं तो ये वेटलैंड अगर कोस्टल रीजन पर मौजूद है तो वेव्स को कमजोर करेंगी, तो लॉस कम होगा। न्यूट्रिएंट रिटेंशन करके रखते हैं और ह्यूमन के लाइवलीहुड के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ द एक्वाकल्चर दैट कैन बी डन हियर। उसके बाद किडनी ऑफ द लैंडस्केप तो है ही, इट पॉजेजेज बायोफिल्टर्स, यानी कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट सबको ये फिल्टर करते हैं और इकोसिस्टम के हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं by removing the toxic substances coming from the pesticide, industrial discharge and the mining activities। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमने सिग्निफिकेंस की बात कर ली। अब देखिए कि वेटलैंड को कंजर्व करना, उसके हेल्थ को मेंटेन करना, वही है वेटलैंड कंजर्वेशन। अब नेशनल लेवल पर चलिए एफर्ट तो चलता ही है, वो हम देखेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर एक ही कन्वेंशन है जो वेटलैंड कंजर्वेशन की बात करता है, वो है आपका रामसर इंटरनेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन ट्रीटी, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटरनेशनली लेवल पर जो भी विभिन्न देश है वहाँ पर वेटलैंड या रामसर लिस्ट को डेजिग्नेट करता है, ओके, ताकि उसको एक प्रोटेक्शन दिया जा सके। और प्रोटेक्शन दिया जाता है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, वाइज यूज की बात करता है कि आप यूज करिए बट ये इंश्योर करिए कि उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो ना वेटलैंड रहेगा, ना जो कम्युनिटी जिस पर डिपेंडेंट है वो, ठीक है। कुछ फैक्ट्स आप देख लीजिए। इंडिया की बात करें तो लगभग 7 लाख वेटलैंड है, दैट इज 4.86% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें नेचुरल और मैनमेड दोनों आ जाते हैं, लेकिन ये 7 लाख है, इसका मतलब ये नहीं कि 7 लाख रामसर रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट में आते हैं। अभी तो फिलहाल जब हम डिस्कस कर रहे हैं ये लेक्चर, तो 85 वेटलैंड्स रजिस्टर किए गए हैं अंडर द रामसर लिस्ट। ये थोड़ा डाटा पुराना हो गया है, बहुत ही तेजी से रामसर लिस्ट में ऐड हो रहा है हमारे वेटलैंड्स। ओके, तो ये है। तो रामसर कन्वेंशन के थोड़ा सा बेसिक की बात करें तो 1971 में ये कन्वेंशन इस्टेब्लिश हुआ था, और शायद इनफोर्स की बात करें तो 1975 में ये इन्फोर्स हुआ था। एक बार आप जरूर मैच कर लेंगे क्योंकि इन्फोर्समेंट और कन्वेंशन जिस दिन आया था उसमें डिफरेंस है, ओके। एंड इट एड्रेसेस द अर्जेंट नीड टू कम्बैट वेटलैंड हैबिटेट लॉस, ये तो हमने बात कर ही दी है। फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन में मैंने बताया कि क्या हो रहा है, अर्बन एरियाज डेवलप हो रहे हैं, तो क्या होता है ना, जो आपके लो लाइंग एरिया है जैसे लेक्स हो गया तो उसको भर दिया जाता है और वहाँ पर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स, कंपनीज खड़ा कर दिए जाते हैं, इंडस्ट्रीज खड़ा कर दिए जाते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, तो जो छोटे छोटे लेक्स हैं या फिर छोटे छोटे जो आपके वेटलैंड्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ओके। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर,
एक्सपेंशन हो रहा है, तो बहुत सारे वेटलैंड पैडी फील्ड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो गए हैं लाइक डैम, कैनाल्स, रिजर्वेयर्स। फिर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि भाई ठीक है ये फिल्टर करता है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड तक ना। अब पता चला कि इतना छोटा सा लेक है, अब इसमें भर भर के पॉल्यूशन डाल रहे हैं, केमिकल्स यहाँ पर आ रही है, पेस्टिसाइड्स आ रही है, तो एक लेवल के बाद तो ये फिल्टर भी नहीं कर पाएगा, फिर तो ये डेड हो जाएगा, है ना। तो कम से कम थ्रेशोल्ड कैपेसिटी बचा करके थ्रेशोल्ड को ब्रीच ना होने दे, सो दैट पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल। अगर नहीं तो फिर तो वेटलैंड गया। उसके बाद क्लाइमेट चेंज भी एक चैलेंज ही है। उसके बाद ड्रेजिंग, ड्रेजिंग होता है कि जो आपके लेक्स हैं या रिवर्स है उसके डेप्थ को बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। क्यों करेंगे भाई? तो माइनिंग के लिए, सैंड माइनिंग के लिए किया जाता है, रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस माइनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, आसपास के वेटलैंड जो है वो ड्राई हो जाते हैं। ओके, उसके बाद इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, आप देखते होंगे बहुत सारे जो आप टेम्पोररी या फिर नेचुरल लेक्स है, वहाँ पर कुछ हरे हरे पत्ते उग जाते हैं लेक्स के ऊपर, या फिर वेटलैंड के आसपास के जगहों पर कुछ इन्वेसिव स्पीसीज लाइक लैंटना फ्लोरा, ये सब कॉमनली दिख जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, नेटिव स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो रिसोर्सेज न्यूट्रिएंट्स नेटिव स्पीसीज को चाहिए ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो वेटलैंड्स का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाता है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप यूज करेंगे, वाटर हाइसिंथ हो गया, सेलेबिनिया हो गया। ओके, अब एक कंसेप्ट आता है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, क्योंकि ये यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यू में पूछा है, तो अच्छे से थोड़ा सा समझ लें। देखिए, ये जो कन्वेंशन है ना, ये नहीं कहता है कि आप वेटलैंड्स का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ये बोलता है कि भाई इस्तेमाल करो बट वाइज यूज, सो दैट इस वेटलैंड की जो कैपेसिटी है, क्षमता है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, वो बनी रहे, एंड हमारे इन्वायरमेंट को ये कंजर्व करके रखे। ओके, तो मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल कैरेक्टर, ओके, ये बात करता है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड के अंतर्गत। अब देखिए, वेटलैंड प्रोटेक्शन एफर्ट्स क्या क्या इंडिया के लेवल पर लिए जा रहे हैं। तो एक तो है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, जो वाटर कंजर्वेशन की बात करता है, ओके, वाया कंजर्वेशन प्लान। इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है कि गोवा गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है डिक्लेयरिंग सेवरल वाटर बॉडी अक्रॉस द स्टेट एज वेटलैंड अंडर द रूल्स। अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, इसका मतलब ये नहीं कि रामसर लिस्ट में आ गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रामसर लिस्ट में आने के लिए भाई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जो कमेटी उसे डिक्लेयर करती है उसका अप्रूवल होना जरूरी है, ओके। उसके बाद है अमृत धरोहर स्कीम, इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है उसको प्रोटेक्ट करो। और आप देखिए, इसमें मकसद क्या है, कार्बन स्टॉक जो वेटलैंड करती है उसको बढ़ाया जाए, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी। अब वेटलैंड देखिए हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। कुछ कुछ वेटलैंड जो है लोग एज ए टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जब टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं तो भाई इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, पैसा मिलता है, ओके। तो अगर हम बैलेंस करके रखेंगे तो सब कुछ सही है, अगर नहीं तो फिर तो खत्म हो ही जाना। ये हो गया। उसके बाद देखिए, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, इस पर डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2023 में, लेकिन इस मैगजीन में इसके डिटेल पर चर्चा नहीं की गई। तो एक बार आप जरूर इस कंजर्वेशन प्रोग्राम को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मात्र 2 लाइन में करके खत्म कर दिया गया। इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि जो मैगजीन है आपके सफिशिएंट हो जाते हैं सब कुछ कवर करने के लिए। दैट्स व्हाई आई कॉल यू कि करंट अफेयर्स से भी अपडेट रहें। और करंट अफेयर्स के लिए जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप विजन आइज के मैगजीन को ही पढ़ें, दैट इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें एक तो सोफिस्टिकेटेड पॉइंट्स दिए जाते हैं, कीवर्ड्स दिए जाते हैं, और आपको वहाँ पर बेसिक क्लैरिटी भी दे दी जाती है, ओके। उसके बाद देखिए, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006, देन वी हैव नेशनल वेटलैंड प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, जो कि कंजर्वेशन, कॉन्जर्वेशन सबकी बात करता है, एंड
प्रिवेंशन ऑफ लॉस एंड प्रमोशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स। ओके, तो क्या वेट फॉरवर्ड होगा और क्या कुछ किया जा सकता है? तो एक तो ये है कि भाई सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा वेटलैंड की इम्पोर्टेंस क्या है और उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, लीगल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, है ना। तो जैसे एक सजेशन ये हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज जो उतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है उसको अलाउ किया जा सकता है, कुछ जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सिंपली कहें तो रेगुलेटेड एक्टिविटीज होना चाहिए। ओके, अच्छे इनिशिएटिव से तो यूज हो सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद देखिए प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द वेटलैंड, उसके हेल्थ की भाई डेट हो रही है तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या फैक्टर्स है और क्या किया जाना चाहिए। ओके, क्योंकि टाइमली जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ता है, सडन नहीं होता है एक्चुअली। कहीं ना कहीं बॉडी में लंबे समय से वो प्रॉब्लम हो रही होती है, हम लोग इग्नोर करते हैं और अल्टीमेटली उसका आउटकम होता है कि सडन डिस्टर्बेंसेस आ जाती है हमारे बॉडी में। तो अगर हम प्रॉपर मॉनिटर करते रहेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि हाँ, जो इकोसिस्टम है उसकी क्वालिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, बैलेंस्ड है, उस हिसाब से हम एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया पूरा वेटलैंड कंजर्वेशन का टॉपिक समाप्त। और हम अच्छे खासे पेज तक पहुंच गए हैं। ये मैंने डायग्राम इसलिए ऐड किया था ताकि आप देख सके अच्छे से कि इस टाइप से वेटलैंड दिखता है आपको, है ना, दलदल टाइप का है, वाटर भी है, वेजिटेशन भी है ना। तो अब इस वेजिटेशन में सिर्फ आपको वेजिटेशन दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर मछलियाँ भी रहती है, यहाँ पर बहुत सारे अदर फौना स्पीसीज भी रहते हैं। उसके साथ साथ जब ये वाटर नीचे जाता है तो फिल्टर होके जाता है, तो फिर ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंस इसका अपना है, हमने इसको समझाया आपको। अब आते हैं कोस्टल कंजर्वेशन। कोस्टल इकोसिस्टम सब के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है, हम फिर से उसके बेसिक में नहीं जाएंगे। तो इसका थोड़ा सा हम आपको इम्पोर्टेंस बताते हैं कि इंडिया जो है अच्छा खासा लंबा कोस्ट लाइन शेयर करता है। कितना शेयर करता है भाई? तो अगर टोटल कोस्ट लाइन देखें इंक्लूडिंग आइलैंड, जो आइलैंड है हमारे पास, तो लगभग 7,500 किलोमीटर के अप्रोक्स हमारा कोस्ट लाइन है। ठीक है, और देखिए कि इंडिया के पास नेचर ने कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि अगर हम एक कोस्टल कंट्री नहीं होते तो आज हम नेपाल की तरह या फिर अदर लैंडलॉक्ड कंट्रीज की तरह हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट होते हैं, सहारा लेते हैं, है ना। जैसे नेपाल इंडिया का सपोर्ट लेता है, अगर उन्हें अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है या फिर इम्पोर्ट ही करना है तो भी तो भाई पोस्ट चाहिए, है ना। पोस्ट मतलब COES, क्योंकि हर देश सब कुछ में सफिशिएंट तो होता नहीं है। तो या तो रोडवे हो या फिर वाटरवे हो, लेकिन रोडवे या रेलवे में क्या है, कोस्ट ज़्यादा रहता है, खर्च ज़्यादा आती है, लेकिन वाटरवे में खर्च कम होती है। इसलिए तो मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो बेसिकली वाटरवे के माध्यम से होते हैं। तो ये खास इम्पोर्टेंस इंडिया के कोस्ट का मैंने आपको बताया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। बाकी इसका अन्य बेनिफिट भी होता है, तो थोड़ा सा आप उसके डेप्थ में जाएं तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो कोस्टल कंजर्वेशन पर अब आप आ जाते हैं। तो इतना बड़ा कोस्ट लाइन है भैया, और कोस्टल इकोसिस्टम की बात हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो इसलिए इसका प्रोटेक्शन होना जरूरी है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सैंडी बीचेज आ जाती हैं, स्टूरीज आ जाती हैं, क्रिक्स, मैंग्रोव्स एरिया आ गया, कोरल रीफ्स भी आ गया, मार्शस, लगून्स, सी ग्रास। तो इन सब को कंजर्व करना, क्योंकि ये सब कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, तो इसी को हम कोस्टल कंजर्वेशन कहेंगे। और ये हाईली बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वाला रीजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था इकोटोन जोन, इंटरटाइडल जोन, ठीक है, इकोटोन स्पीसीज। और अगर हम कंजर्वेशन करते हैं तो हमारा जो SDG गोल नंबर 14 है उसको भी अचीव करने में हमें बेनिफिट प्राप्त होगा। व्हाट इज SDG गोल 14? तो लाइफ बिलो वाटर। ओके, और एक प्रीलिम्स का फैक्ट ये है कि 9 स्टेट्स हमारे कोस्टल स्टेट्स है, ये ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। और
थोड़ा सा आप ये भी आप हमें बताइए कि एक्चुअल में जो हमारे 9 स्टेट हैं तो सबसे लंबा कोस्ट लाइन कौन सा राज्य शेयर करता है? उसको 4 स्टेट का नाम बताइए क्रोनोलॉजिकली, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फिल्म्स अकॉर्डिंगली और नॉट। तो इतना हो गया। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है ना। तो सारा जो हमारा खेल हम देख रहे हैं, एक तो ये है कि बेसिक पर हम जाते हैं, उसके बाद फैक्टर्स पर जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई फैक्टर जो डिग्रेड कर रहे हैं इकोसिस्टम को, और फिर हम सॉल्यूशन पर जाते हैं या इनिशिएटिव्स पर जाते हैं। तो हमने बेसिक सब कुछ डिक्लेयर कर लिया, फैक्ट्स देख लिया, फैक्टर्स देख लिया, एंड अब आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर। हालांकि इससे पहले हमने सिग्निफिकेंस पर बात नहीं की, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जैसे आप देखिए मेराइन इकोनॉमी एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए ना, जो आपका मुंबई वाला इलाका है, वहाँ पर हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, बायोडाइवर्सिटी यूनिकनेस वहाँ मिलती है, जैसे कोरल्स मिल गया, मैंग्रोव मिल गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है, बीचेज जो है आपके, है ना। फिर एक्वाकल्चर तो हो ही गया, फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है। ओके, बट थ्रेट्स क्या है कोस्टल एरियाज के लिए? एक तो मेराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन, कि हम बीच पर जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, पता चला प्लास्टिक छोड़ दिए, फिर देखिए रिवर्स जो सी वाटर में ड्रेन होती है, तो आजकल रिवर्स पॉल्यूटेड होती जा रही है, केमिकल्स पेस्टिसाइड्स मिक्स होता जा रहा है, तो वही जो है रिवर्स में आ जाती है, तो अल्टीमेटली वो कोस्टल एरियाज को भी पॉल्यूट कर रही है। फिर माइनिंग किया जाता है। ओके, उसके बाद डिजास्टर्स, अब तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर्स भी बढ़ रहे हैं, लाइक सुनामी और साइक्लोन्स। उसके बाद अनसस्टेनेबल टूरिज्म, प्रॉपर वेदर फोरकास्ट सिस्टम सही से वर्क ना करना, एक्सेस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, यूथ्रोफिकेशन। क्या है यूथ्रोफिकेशन वैसे आप हमें बताइए? इट इज लाइक एजिंग ऑफ द लेक्स, थ्रेट्स टू द मैराइन एनिमल्स, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, लाइक हम लोग ट्रॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉलिंग में क्या हो जाता है कि भाई जो भी फिशेस हैं, बड़ी बड़ी फिशेस तो फंसती हैं, साथ के साथ जो छोटे छोटे फिशेस है, अंडे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो भी फंस कर आ जाती है, और इरोजन भी होता है बेड का, वाटर बेड का। तो दीज आर द इश्यूज। ओके, तो इसलिए इनिशिएटिव लेना जरूरी है। तो क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? एक तो ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो इसमें बेसिकली ये है कि जो कोस्टल लाइवलीहुड्स है उसके रेजिलेंस को इम्प्रूव करना, और महिलाओं पर ज़्यादा फोकस करता है ये, हालांकि ड्राफ्ट स्टेज में है। इससे बढ़िया आप इनिशिएटिव का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, ये तो मैंने डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंतर्गत। ओके, तो आप देख सकते हैं, और कोस्टल रेगुलेशन जोन ये दोनों सिमिलर है। जैसे आप देखिए कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019, इसमें क्या है, डेवलपमेंट जोन और नो डेवलपमेंट जोन की बात करता है। ओके, और रेगुलेटेड एक्टिविटीज की बात करता है कि भाई सारे एक्टिविटीज यहाँ अलाउ नहीं होंगे, कुछ गिने चुने अलाउ होंगे। जैसे बड़े बड़े कॉमर्शियल बिल्डिंग्स अगर बनाना हो तो फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया जाता है। तो ये सब है। बाकी अथॉरिटीज़ भी हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लाइक नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पर है। ओवरऑल जो हमारे देश में विभिन्न कोस्ट लाइन है उसके लिए आपका ये अथॉरिटी है। फिर स्टेट लेवल पर स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यूपी के लेवल पर भी है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज भी होते हैं उन डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कोस्टल रीजन शेयर करते हैं। उसके बाद कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, इसमें क्या है कि ये जो कोस्ट गार्ड है, नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई यहाँ डिजास्टर आ गया कोस्ट के रीजन में, लाइक ऑयल स्पिलिंग हो गई, ठीक है, तो उसके लिए ये कोस्ट गार्ड तैनात कर दिए जाते हैं। उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर इंश्योरिंग कि जो कोस्टल एरियाज है उसका सस्टेनेबल यूज हो,
और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो। ओके, अब देखिए एक सीएजी रिपोर्ट भी आया था और उसमें कुछ कंसर्न्स हाईलाइट की गई रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम। सबसे पहली बात तो ये बोला गया कि ये जो अथॉरिटी है, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एडहॉक बॉडी के रूप में कार्य कर रही है। मतलब आप समझिए कि इनको जो फंक्शन दी गई है लिमिटेड है और ये फुल्ली ऑपरेट नहीं होती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी इनका मजबूत नहीं है। तो अल्टीमेटली इम्पैक्टिंग द कोस्टल कंजर्वेशन। उसके बाद स्टेट ये यूटीज कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटीज, ये या तो बनाए गए हैं राज्यों में या फिर इसको डिले कर दिया गया है, टाल दिया गया है। तो अल्टीमेटली हैम्परिंग द कोस्टल मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन टू द कोस्टल एरियाज। फिर देखिए आप, बहुत सारे प्रोजेक्ट इन द कोस्टल एरिया वो अप्रूव किए गए हैं विदाउट कंसिडरिंग द ईआईए रिपोर्ट या फिर इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट। और इवन क्या, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किए गए हैं उसमें भी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है। पता चला कि भाई जो डाटा दिए गए हैं वो ओवर रेटेड है या फिर बढ़ा चढ़ा कर सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट को दिखाया गया है या फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को कम दिखाया गया है। ठीक है, इवन ये भी देखा गया कि जो नॉन एक्रीडेटेड कंसल्टेंट है, नॉन एक्रीडेटेड मतलब जिसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कंपनी उससे कंसल्टेशन की है और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तैयार करवाई है। ओके, तो ये है। तो रिकमेंडेशन क्या गया है कि भाई ये जो आपके बॉडीज है इसको स्ट्रेंथन करो, फंक्शन दो, परमानेंट करो और प्रॉपर इकोलॉजिकल इवेल्युएशन होना चाहिए बिफोर ग्रांटिंग द क्लियरेंस। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऐसा लोकेशन पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद देखिए कमिटी है जो कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन इस कमिटी के प्रोविजंस आपको देखने से ऐसे लगेंगे कि ये डाइल्यूट करता है कोस्टल प्रोटेक्शन को, कंजर्वेशन को। तो इस कमेटी का नाम याद रखेंगे, शैलेश नायक कमेटी। ओके, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई टूरिज्म कैसे प्रमोट करे, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। ओके, तो मेजर फोकस है कोस्टल डेवलपमेंट। तो इसमें सजेशन ये बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उन फंक्शंस को अपने कंट्रोल में रखे जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की जरूरत रखती हो, बाकी फंक्शंस स्टेट या फिर लोकल बॉडीज को दे दिया जाए, ये बोला गया था। तो वे फॉरवर्ड क्या है, एक तो ये कि भाई शोरलाइन प्रोटेक्शन यूजिंग कोकोनट, जो कोकोनट होते हैं या फिर डेट या पाम जो उगाए जाते हैं कोस्टल एरियाज पर, तो उसको प्रमोट करो, उससे इरोजन नहीं होगा और वाटर कंजर्वेशन भी होगी और जो आपके कोस्टल इकोसिस्टम की हेल्थ है वो भी मैनेज हो सकेंगे। और बहुत सारे देश जो हैं ये करते हैं, कोकोनट प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है ना। उसके बाद देखिए पॉपुलराइज द यूज ऑफ नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स ये सब बनाए जाते हैं कोस्टल एरियाज पर, तो उसको ज़्यादा ना प्रमोट करके नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हम वुडन लॉक्स बना सकते हैं ताकि पीपल वहाँ पर रेस्ट करे, रेदर के बड़े बड़े बिल्डिंग सीमेंट वाले बनाए। ठीक है, ये बातें बोली गई है। उसके बाद देखिए प्रिवेंट बोरिंग वाटर नियर द कोस्टल एरियाज। उसके बाद ट्रॉलर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको बैन करिए क्योंकि इससे जो है इरोजन होता है, इससे जो है जो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी है वो नुकसान में आती है, फिशेस का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। ओके, दे आर नॉट एबल टू रिकवर इन टाइम। उसके बाद इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर कर रही है, दैट एम्स टू बैलेंस द डाइवर्सिटी नीड्स ऑफ द डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, तो ये जो ट्रॉलर्स है उसकी जगह पर हम कोई अन्य फिशिंग टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जिससे क्या है कि जो हमारे ज़रूरत वाले फिश हैं वही निकाले, बाकी जो कंपोनेंट फंस जाते हैं ट्रॉलर्स में वो ना आए। तो इससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट होगा और एक्वेटिक इकोसिस्टम भी फ्लरिश करेगी, है ना। इसीलिए कोस्टल मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द लॉन्ग टर्म एंड फॉर ह्यूमन prosperity and peace in the coming times.
ओके, इतना हो गया। अब आते हैं कोस्टल एडेप्टेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक फैक्ट अच्छे से समझ में आ रही है, विदाउट एनी डाउट। किसी भी प्रकार का कंसर्न हो, समस्या हो, तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। वी विल बी एबल टू गिव यू द सॉल्यूशन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू कोस्टल एडेप्टेशन। तो कोस्टल एडेप्टेशन समझने से पहले एडेप्टेशन क्या होता है उसको हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या है कि हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना। पहले 42 डिग्री होती थी, मतलब 42 तो काफ़ी ज़्यादा बोलती है, मान के चलिए कि 40 होती थी। फिर आप देखिए अभी क्या है, टेम्परेचर 42 हो जाती है, कहीं कहीं पर 43 हो जाती है। तो ये चेंज तो हो रहा है। तो इससे क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो हीट फील करती है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि वो बॉडी जो है वो अडॉप्ट भी कर ले रही है, इसीलिए हम इतना ज़्यादा बर्दाश्त भी कर रहे हैं टेम्परेचर। तो हमारा जो बॉडी है या फिर नेचर है या फिर अदर स्पीसीज है, वो अपने आप को जो अडॉप्ट कर लेती है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग environmental condition. It can be temperature, it can be the quality related to water or the food or the ecosystem services. तो ये एडेप्टेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, कोस्टल एडेप्टेशन मतलब क्या हो गया कि भाई कोस्ट के अलोंग जो चेंजेज आ रही है, जिससे सी लेवल राइज हो रहा है, जिससे आपका कोस्टल इरोजन हो रहा है। ओके, तो इसके लिए स्पीसीज कितना तैयार है अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, यही हो गया कोस्टल एडेप्टेशन। और ये एडेप्टेशन बहुत ही अच्छी चीज़ होती है अपने आप को डिजास्टर से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है जो बस यही प्रण लिए हुए कि भाई कुछ भी धरती पर हो जाए, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, पता चला सुनामी आ गया और वो हिला नहीं, तो वो अंदर ही चला जाएगा, है ना। तो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ एडेप्टेशन। तो कोस्टल एरियाज में एडेप्टेशन करना बहुत ही जरूरी है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स लाइक राइजिंग सी लेवल्स, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, कल्चरल हेरिटेज। क्योंकि अगर हम बात करें कोस्टल रीजन्स की, तो इट ऑल्सो पॉजेजेस कल्चरल हेरिटेज। तो उस साइट्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी हो जाता है। ओके, ये हो गया। एंड इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, नेशनल लेवल पर भी लिए गए हैं, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। एडवांटेज के बारे में काफ़ी आसान चीज़ें हैं, लाइक अगर हम कोस्टल एडेप्टेशन अपनाते हैं तो एक तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कोस्टल एरियाज पर लेकर आ रहे हैं कि भाई हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बट वो कितना भी सीवेव्स आ जाए, मजबूत वाला भी आ जाए, तो भी वो हिलेगा नहीं। या फिर हम अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है पहले हम जो है खेती बाड़ी करते हो सकता है अब हम क्या करें, सीवीड कल्टीवेशन करने लगे। तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रमोट करने लगे, इको टूरिज्म प्रमोट करने लगे, जिसके कारण जॉब क्रिएशन होगा। फिर बायोडाइवर्सिटी इनहेंसमेंट भी होता है इससे। उसके बाद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी होगा, इसलिए तो हम लोग पॉल्यूशन CDRI लाते, पॉल्यूशन लेड डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद देखिए सस्टेनेबल फूड सोर्सेस लाइक एक्वाकल्चर हमें मिल सकता है, सस्टेनेबल फिशिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन द कोस्टल एरियाज। तो इससे हमारा जो सी फूड का सप्लाई है वो भी बना रहेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हमें मिलता रहेगा, और हम इसे बेच भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने डोमेस्टिक यूज भी कर सकते हैं। तो इससे आपका लाइवलीहुड भी बना रहेगा और इकोनॉमी भी बूस्टअप होते रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम एडेप्टेशन की तरफ जाएं। और सजेशन में यही बोला जाता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस को आप और इम्प्रूव करिए, फ्लड रेसिस्टेंट बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। उसके बाद एडेप्टेशन फ्रेमवर्क को आप रिकॉग्नाइज करिए, एक्सेप्ट करिए।
नीड बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, लाइक मैंग्रोव रिस्टोरेशन, वेटलैंड प्रिजर्वेशन। ये सब क्या है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, कि भाई ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और कंजर्वेशन भी बना रहेगा। तो ये है आपका पूरा वे फॉरवर्ड। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि एडेप्टेशन तो चलिए आप समझ गए, मिटिगेशन का मतलब क्या है? ठीक है, मिटिगेशन का मतलब क्या है, और मिटिगेशन के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ये थोड़ा सा आप हमें बताइए ताकि हम भी समझे कि हाँ आप कंसेप्ट के डेप्थ में गए हुए हैं, आपने अच्छा खासा पढ़ा है। अब ज़्यादा नहीं है, वन वाटर अप्रोच है, फिर हाई सीज टूटी है, फिर वाटर ट्रेडिंग है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ नहीं, वन वाटर अप्रोच। देखिए, वन वाटर अप्रोच मतलब क्या हुआ कि जो वाटर रिसोर्स है ना वो इंटरकनेक्टेड है। मतलब वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है, आपका ग्लेशियर्स है, आपका ग्राउंड वाटर है, आपका रिवर्स है, ये लेक्स है। ठीक है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो इसका मतलब आप एक एक कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करेंगे ना, तो ओवरऑल आपका जो वाटर रिसोर्सेज वो प्रोटेक्ट होगा, उसकी क्वालिटी बनी रहेगी, वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। यही है वन वाटर अप्रोच। उसी प्रकार से आप वन हेल्थ कंसेप्ट भी सुने होंगे। इसमें क्या होता है कि भाई इकोसिस्टम का हेल्थ अगर हम मेंटेन करके रखेंगे ना, तो ह्यूमंस का भी हेल्थ मेंटेन होगा। और इकोसिस्टम के हेल्थ का मतलब क्या हो गया, फ्लोरा, फौना, जो आपके लैंड है, जो आपके सॉइल है, जो आपके क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर है, जो बायोस्फेयर है। ठीक है, सबके हेल्थ को हम मेंटेन करके रखें, बैलेंस करके रखें, तो ह्यूमन का हेल्थ भी लिंक्ड है। सब कुछ हरा भरा तो हम भी हरा भरा, ये होता है। तो उसी सिमिलर तर्ज पर आपका वन वाटर अप्रोच भी होता है, बट यहाँ पर फोकस रहता है कि भाई जो भी वाटर रिसोर्सेज के कंपोनेंट्स है उसके हेल्थ को मेंटेन करो। वाटर रिसोर्स अपने आप अपनी क्वालिटी और आ, अपना प्रोटेक्शन सुनिश्चित कर लेगा। ठीक है, इफेक्टिवली मैनेजिंग लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज टू इंश्योर लॉन्ग टर्म रेजिलेंस, रिलायबिलिटी एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ बोथ कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। क्योंकि भाई हमने बहुत देख लिया है ना कि आने वाले समय में हम लोग वाटर स्ट्रेस होने ही वाले हैं। ठीक है, और होगा क्या, भाई वाटर का कॉस्ट बढ़ेगा, खरीदना पड़ेगा आपको। अभी आप अगर शहर में रहते हैं तो इवन आप वाटर पीने के लिए खरीदते हो 40 रुपये बोतल, कहीं 30 रुपये बोतल, कहीं पे 60। तो कल को वाटर स्ट्रेस बढ़ेगा तो हो सकता है वो 40 की जगह पर 100 हो जाए। तो अल्टीमेटली आपकी नीड बढ़ रही है, दूसरी तरफ वाटर का बिजनेस बढ़ रहा है। ओके, ये है, इसलिए जरूरी है वन वाटर अप्रोच हम अपनाएं। इसमें आपका रिवर्स सबका जो पोल्यूशन है उसको भी एड्रेस करने की बात हो जाती है। ओके, तो आप देखिए मैनेजिंग मैनेजिंग द ओवर यूज ऑफ वाटर along with the need of the nature। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सम अदर डायमेंशंस ऑफ वन वाटर अप्रोच, तो इसमें आपका इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट हो गया, होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द वाटर हो गया, जिसमें ये सब डायमेंशंस आ जाते हैं। एंड फिलॉसफी वही है, हमने आपको बता दिया, ऑल वाटर रिसोर्सेज आर इंटर रिलेटेड एंड दैट शुड बी मैनेज्ड कलेक्टिवली टू अचीव द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल वाटर मैनेजमेंट आउटकम्स। तो जो हमने कहानी बताई है वही लिखा हुआ है इसमें। तो भाई कैसे करेंगे, अब अप्रोच क्या होना चाहिए, तो भाई प्लानिंग करें, डिसीजन मेकिंग करें और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करें। जैसे आप देखिए एक वाटर शेड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। वाटर शेड का मतलब क्या हुआ, भाई माइक्रो लेवल पर आप रिवर्स को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। जैसे एक मेन रिवर है, गंगा रिवर की बात करते हैं, उसके अदर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो वाटर शेड का बोलता है भाई कि आप एक एरिया चुनें और उस एरिया पर आप काम करें। जो भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है ये इस रिवर में, तो आप एड्रेस करें इसे, फिर इस रिवर पर भी काम करें, इस रिवर पर भी काम करें। तो ऐसे में गंगा रिवर अपने आप साफ हो जाएगी। ओके, तो दैट इज द वाटर शेड मैनेजमेंट। तो वो भी एक तरीका हो सकता है वन वाटर अप्रोच को अचीव करने का।
और भी कंपोनेंट है जैसे वाटर यूज एफिशिएंसी। जैसे अभी आप देखिए हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जो भी हमारा जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है, मेजोरिटी ऑफ दैट गोज फॉर द एग्रीकल्चर। वही 90% जाता है एग्रीकल्चर के लिए, 80 to 90%। तो आपको नहीं लगता है कि ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है ग्राउंड वाटर का होता है? इसीलिए अगर हम वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज थोड़ा कम होगा और हमारा एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। तो ये बात करता है। as well as minimizing the waste, enhance the resilience to water-related challenges like scarcity, pollution, climate change, and times. Okay, क्या की प्रिंसिपल है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, वह इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करे, सस्टेनेबल यूज करे फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। और इसके लिए इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक कंसिडरेशन सबको बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। फिर है रेजिलेंस, कि वाटर रिलेटेड रिस्क आता है तो हम तैयार हैं कि नहीं, तो इसके लिए हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा सोर्सेज को। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी एंड एडेप्टिव मेजर्स अपनाना पड़ेगा। उसके साथ इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ठीक है हम वन हेल्थ अप्रोच अपना रहे हैं, बट पता चला कि भाई सर्टेन कम्युनिटीज को ही सिर्फ वाटर रिसोर्सेस प्रदान किया जा रहा है, या फिर सर्टेन कम्युनिटीज को ही क्वालिटी वाटर प्रदान किया जा रहा है, ये भी सही चीज़ नहीं है। तो इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द वन हेल्थ अप्रोच। इसीलिए देयर इज ए नीड टू हैव इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, एंड फर्दर देयर इज ए नीड फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। किस लिए? ताकि टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सके। भाई कोई देश है डेवलप कंट्री, वो अच्छा टेक्नोलॉजी रखता है वाटर प्यूरिफिकेशन का टू एड्रेस द पॉल्यूशन, तो हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने देश में भी पॉल्यूशन की समस्या से निजात पा सकते हैं। ओके, इवन प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा सकता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर यूनिक आइडिया, इंटीग्रेटिंग द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीज़ें तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमने आपको एग्जाम्पल के साथ बता ही दिया है। अब आते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट पर, दैट इज हाई सिक्योरिटी। अब हाई सिक्योरिटी को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये हाई सीज क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा देश जो है उसका एक लंबा चौड़ा लेंथ कोस्ट लाइन शेयर करता है अबाउट 7,500 किलोमीटर। ठीक है, तो जब हम बात करें अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन लॉज एंड कन्वेंशन ऑफ सीज, तो इसमें जो है ना जो आपका कोस्टल वाटर है इसको डिमार्केट किया जाता है बेस्ड ऑन जुरिडिक्शन। लाइक एक तो टेरिटोरियल वाटर होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना। तो ये अनक्लॉज के अंतर्गत डिफाइन किए जाते हैं। तो आप समझिए कि जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, वो नेशनल जुरिडिक्शन है, वो हमारे देश की सॉवरेन राइट्स होती है वहाँ पर, कि भाई हम वहाँ पर फिशिंग करें, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करें, वो सब हम कर सकते हैं, तो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को जब हम क्रॉस कर लेते हैं तब आता है आपका हाई सी। तो हाई सी में क्या है, किसी स्पेसिफिक देश का कोई नेशनल जुरिडिक्शन नहीं है, वहाँ पर कोई भी देश आके रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है, मिनरल एक्सट्रैक्शन कर सकता है, क्योंकि किसी देश की सॉवरेन राइट्स वहाँ पर होती है। तो आप बताइए चांसेस जो है पॉल्यूशन करने के इन एरियाज में, मैराइन एरियाज में, इन द हाई सी, ज़्यादा है या कम? ज़्यादा है भाई, क्योंकि भाई रिसोर्सेस की डिमांड है, चाहे वो खाने पीने वाली हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए डिमांड तो है। तो भाई उसको फुलफिल करने के लिए ये सब क्या करेंगे, जो बड़े बड़े देश हैं एक्सप्लोर करेंगे, तो पॉल्यूशन भी होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि पॉल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सके, मेराइन एरियाज को डिग्रेड होने से बचाया जा सके इन द हाई सीज रीजन। तो इसके लिए आपका ये हाई सीज ट्रीटी आया था, और इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी आपके लिए लाया है। यहाँ पर आप देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, है ना, ये देखिए आपका पूरा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये आपका कोस्टल स्टेट मान लीजिए, और उससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है। तो एक सर्टेन दूरी तक, जिसको हम कहेंगे लगभग 200 किलोमीटर फ्रॉम योर कोस्टल रीजन, जहाँ से शुरू होता है, जैसे यहाँ इंडिया की हम बात कर रहे थे ना, जैसे इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक आपका ईजेड एक्सटेंड होता है। उसके बाद हाई सीज आ जाता है, तो हाई सीज में हमारा कोई जुरिडिक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर दूसरे देश भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसलिए दे आर वेरी वल्नरेबल टू द डिग्रेडेशन। ओके, तो इसलिए ये इंश्योर किया जाए
कि इन जगहों पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो, ये ट्रीटी लाई गई थी। इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। ओके, एंड इट इज ट्रीटी अंडर द अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। और क्या कुछ फीचर्स है इसका, तो इसमें सबसे अच्छी बात बोली जाती है कि भाई जो 30% ऑफ द सी एरिया है, मतलब जितने भी आपके समुद्री क्षेत्र है, 30% कम से कम जो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करते हो बाई 2030। उसके बाद कानूनी फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए, कि कैसे क्या प्रोटेक्शन होगा, क्या अलाउ होगा, क्या रेगुलेट होगा, along with sharing the genetic resources of the high sea। उसके बाद इन्वायरमेंटल असेसमेंट किया जा सकता है टू इवेल्युएट द पोटेंशियल डैमेज, की कोई अगर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, डीप सी माइनिंग किया जा रहा है, मिनरल एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, ओके, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो पूरा असेसमेंट होना चाहिए ताकि पता चले कि वही नुकसान होगा, और अगर ज़्यादा नुकसान है तो फिर उसे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमने शुरुआत में ही रेगुलेटेड एक्टिविटी की बात कर दी थी आपसे। उसके बाद रेजिलेंस को मजबूत करो, और इसमें पॉल्यूटर के प्रिंसिपल्स का प्रावधान लाया जा सकता है। भाई जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा, लॉजिकली यही है, जो पॉल्यूट करेगा पे करेगा। उसके बाद ओशियन मैनेजमेंट के लिए गाइडेंस along with recognizing the indigenous people's rights to traditional knowledge। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बस इतना ही बात इसमें कहा गया है। हालांकि कुछ अदर डायमेंशंस भी इसके पता होने चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल, व्हाई हाई सी ट्रीटी may not be effective in conserving the marine biodiversity। तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ना इसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो लीगली बाइंडिंग हो जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, और फिर वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे रिसोर्सेज को, तो इकोनॉमिकली लॉस हो जाएगा उनका, इसलिए इसको देश एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, क्योंकि इसमें एक बात साफ साफ कही गई है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। तो ये बात हमने की है, और आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, चैलेंजेस के बारे में देख लीजिए, कॉन्सेप्ट अडॉप्टेड लीगली बाइंडिंग, बट इसी कारण बहुत सारे देश इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर देखिए, वर्ल्ड लेवल पर भी एफर्ट चल रहा है वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट के पर्पज से, जिसमें से एक है आपका यूनाइटेड नेशन 2023 का वाटर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस। ओके, न्यूयॉर्क में हुआ था, और क्या कुछ आउटकम्स निकला है इसका, तो एक तो देखिए, न्यू वाटर एक्शन एजेंडा निकल कर आया है कि भाई जो देश है वो वॉलेंट्री कमिटमेंट करे कि आप वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं, जो कि आपका वाटर एक्शन डिकेड 2018 से 28 तक चल रहा है, एज वेल एज 2030 के एसडीजी गोल्स को अचीव करने। फिर देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है, लाइक मेकिंग राइट्स रियल इनिशिएटिव, इन सब के माध्यम से, वाटर फॉर वुमेन फंड। फिर नॉलेज फैसिलिटेशन, तो भाई जो देश जिनके पास नॉलेज है वाटर कंजर्वेशन या फिर वाटर पोल्यूशन से डील करने के लिए, वो बताएं, शेयर करें। उसके बाद देखिए, फॉर्मल एग्रीमेंट्स, फॉर एग्रीमेंट्स सिमिलर टू द 2015 पेरिस क्लाइमेट एक्ट। ये हो गया है। अब आते हैं हमारा लास्ट कंसेप्ट, वाटर ट्रेडिंग। इसको थोड़ा सा हम समझें बच्चे, ठीक है। क्या है वैसे वाटर ट्रेडिंग? अभी आप देखते हैं कि आपको अगर पानी की जरूरत हुआ तो आप अपने बोरवेल से मोटर का बटन टीपे और फिर पानी आपको मिल गया, आपके लिए बात खत्म, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन वाटर ट्रेडिंग में क्या है कि भाई वाटर का हम बिजनेस करते हैं। अब वैसे तो वाटर का सेल परचेज हो ही रहा है, बोतल वाटर आप पीते हैं, खरीदते हैं, है ना। लेकिन वाटर ट्रेडिंग का थोड़ा सा नया डायमेंशन ये है कि मान के चलिए कि एक बड़ा सा लैंड, किसी व्यक्ति इसका ऑनरशिप है ए, ठीक है। अब इसके आसपास में सिटी है। अब ये जो ऑनर है, इसने लैंड ऑन तो किया है, लेकिन लैंड के साथ साथ इसके नीचे जो ग्राउंड वाटर है इसको भी ऑन करके रखा है। जनरली नियम यही होता है, हमने जमीन कर लिया तो मतलब जमीन के अंदर जो भी आपके वाटर सब है वो भी हमारे ही कंट्रोल में है ना। तो एक बगल में सिटी है, और ये सिटी जो है वाटर स्ट्रेस्ड रहता है, इसको वाटर अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती। तो वाटर ट्रेडिंग ये कहता है कि भाई आप सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्रीमेंट कर लीजिए,
और जो भी मॉनेटरी अमाउंट डिसाइड होगा और एग्रीमेंट्स में बातें डिसाइड होगी, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपना जो सरप्लस वाटर है वो आप इस व्यक्ति, इस सिटी को डिलीवर कर देंगे। तो क्या हो गया, इसके पास वाटर सरप्लस था और इसके पास वाटर डेफिसिट था, हमने ट्रेड कर दिया। यही है वाटर ट्रेडिंग। ओके, इसमें क्या हो रहा है, वाटर को हम एक कमोडिटी के रूप में यूज कर रहे हैं। इट इज लाइक सब्जी मंडी में आप सब्जियां खरीदने जाते हैं, ऐसे दिए खरीद लिए, जरूरत थी आपको आपने खरीद ली क्योंकि आपके पास सब्जियां नहीं थी। इसी प्रकार से जिसके पास वाटर की जरूरत है, पैसे दिए और वाटर खरीद लिए। तो बाइंग, सेलिंग और लीजिंग ऑफ वाटर, लीजिंग भी हो सकता है, किराए पर दे सकते हैं कि भाई ले ले, 4 दिन के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वाटर ट्रेडिंग को प्रमोट कर रही है। आप देखिए, नीति आयोग इज डेवलपिंग ए ड्राफ्ट पॉलिसी टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन वाटर और कमोडिटी एक्सचेंज, सिमिलर टू लाइक गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, सिल्वर की ट्रेडिंग होती है। और भी देश इसे एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो आप इसे एक पॉइंट के रूप में यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट ए न्यू कंसेप्ट इन इंडिया, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, यूएसए सब इसे अडॉप्ट कर रखे हैं। तो बेनिफिट क्या होगा, बेटर प्राइस डिस्कवरी, कि जिसको पैसे की जरूरत है उसे पैसे मिल जाएगा, जिससे वाटर की जरूरत है उसे वाटर मिल जाएगा बेस्ट प्राइस पर, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, कमोडिटी एक्सचेंज पर ये खेला खेला जाएगा। तो जैसे शेयर मार्केट का खेल खेला जाता है, उसी प्रकार से वाटर मार्केट का खेल खेला जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम हो सकेंगी ऑन ड्राउट रिलीफ मेजर्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा इन द वाटर इकोनॉमी, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी टू मैनेज वाटर अवेलेबिलिटी इन वाटर यूज, एंड इट विल ऑल्सो इंश्योर फार्मर्स अगेंस्ट ड्राउट, कि भाई ड्राउट आ गया, वाटर नहीं है, तो पता चला हमने एग्रीमेंट कर लिया वाटर सरप्लस लोकेशन या फिर पर्सन से, तो उसने पानी दे दिया, ठीक है, बदले उन्होंने पैसे दे दिए। हालांकि इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो अगर हम कॉन्स की बात करें तो ये है कि भाई इससे वाटर रिसोर्सेज का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। अब हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हमने बेचना चालू कर दिया, इतने सारे जनसंख्या है, सबके पास अपना वाटर का अधिकार होगा, बेचना शुरू कर देंगे, कॉमोडिटी हो जाएगी, लाइक एग्रीकल्चर है कॉमोडिटी। ओके, उसके बाद देखिए, ये पब्लिक गुड है या फिर इट इज़ बेसिक ह्यूमन राइट टू हैव अ क्वालिटी वाटर। लेकिन अगर इसको हम कॉमोडिटी बना देते हैं तो कल को बिजनेस या प्रॉफिट पर्पस के लिए इसे देखा जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद इट कैन बी अगेंस्ट रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस कंसिडरिंग वाटर स्पिरिचुअल वैल्यू। उसके बाद पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है एंड वोट बैंक के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिंपल है, मैंने आपको ये पूरा बताया और आप देखिए आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा पीवाईक्यू को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू डिस्कस करना भी जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप चीज़ें समझें कि नहीं। तो आप देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो 2023 में, कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेम ए फ्यू ऑफ इंडियाज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो नाम सोसाइट में आया है। तो सबसे पहले नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है कि भाई ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लेकर आया था, ये वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए लेकर आया था, सस्टेनेबल यूज ऑफ द वेटलैंड के लिए लेकर आया था, है ना। साथ के साथ जो इंटरनेशनल एफर्ट है रामसर साइट्स लाइक इनिशिएटिव, तो उसके साथ कोलैबोरेट को भी प्रमोट करता है ये। तो कुछ ऐसे प्लस प्लस पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, उसके बाद आप कुछ रामसर साइट्स के बारे में बताएंगे और फिर जाके आपको रामसर साइट की लिस्ट देंगे। जैसे अभी काजू वाली वेटलैंड आ गया है जिसको रामसर साइट पे डाला गया है, तो कोशिश करिए कि जो लेटेस्ट वाला है ना वो डाल दें, या फिर एक ये हो सकता है कि जो फर्स्ट है या सबसे बड़ा रामसर साइट है वो भी हम डाल सकते हैं। तो उससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ये डाइवर्सिटी वाला एग्जाम्पल दे रहा है। और ध्यान रखना है ये कि उसी रामसर उसी वेटलैंड का नाम लिखना है जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस या रामसर लिस्ट में, ऐसा नहीं कि विदाउट लिस्ट वाला लिख के आ जाए तो नंबर कट जाएगा।
ये हो गया। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द काउजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया, व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बेटिंग द हजार्ड। तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में बड़े अच्छे से डिटेल किया है। कोस्टल इरोजन क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कोस्टल इरोजन काउज करती है, लाइक अर्बनाइजेशन है, माइनिंग है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो गया, फिर कोस्टल ओवर फिशिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ट्रॉलिंग, ओके, टूरिज्म, ये भी काउज करती है। फिर नेचुरल फैक्टर्स भी हो जाती हैं लाइक सी वेव्स। फिर देखिए आप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक सुनामीज या फिर साइक्लोन्स, ये भी कोस्टल इरोजन करती है। फ्लड्स एग्जांपल दे सकते हैं, केरला फ्लड्स, ओके। उसके बाद क्या कुछ टेक्निक्स अपनाए जा रहे हैं कोस्टल मैनेजमेंट के लिए, तो कोस्टल जोन मैनेजमेंट रूल्स है आपका 2019 वाला, तो डेवलपमेंट जोन और नो डेवलपमेंट जोन की बात करता है, ओके। उसके बाद रेगुलेटेड एक्टिविटीज है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कंसेप्ट डाला गया है, ओके। वो है, बाकी कुछ लिख सकते हैं कि हालांकि डेवलपमेंटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो इन्वायरमेंटल इश्यूज कंप्रोमाइज हो रही है एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग फ्यूचर, दैट कैन ऑल्सो हार्म द लाइवलीहुड ऑफ द कोस्टल पीपल्स। आप कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे करके दे सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट would a micro irrigation help in solving the India's water crisis? माइक्रो इरिगेशन वही हो गया कि भाई ड्रिप इरिगेशन हमने कर दिया या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ गई, तो फिर भाई कम वाटर यूज होंगे। और ऑलरेडी आपको पता है कि 90% वाटर, ये डाटा जरूर देखना है कि भाई जो 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर वो इरिगेशन या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होते हैं, तो वाटर यूज एफिशिएंसी प्रमोट होगी, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वाटर की जो डिमांड है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम करेंगे, और डिमांड कम होगी तो हम जो वाटर को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने दूसरे पर्पज के लिए। तो एक ये हो गया, इरिगेशन का नाम आप जरूर देंगे, माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और कैसे सॉल्व हो सकता है। उसके बाद देखिए जल शक्ति अभियान का क्या सेलेंट फीचर्स है जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। यहाँ पर तो खुद बोल दिया वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी के लिए मिशन लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मतलब यूपीएससी इनिशिएटिव्स पर क्वेश्चन नहीं पूछती है। आप देखिए यहाँ पर लगातार दो आ गया, जल शक्ति अभियान आ गया है, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम आ गया है। इसलिए कुछ कुछ प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स और स्कीम्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको आप ध्यान से रखें, सो दैट इट शुड एड्रेस योर नीड ऑफ द एग्जाम। फिर देखिए कोस्टल सैंड माइनिंग आ गया, वेदर लीगल और इलीगल पॉजेजेस वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। तो इम्पैक्ट क्या है सैंड माइनिंग का अलोंग द इंडियन कोस्ट एंड फाइंड द स्पेसिफिक एग्जांपल्स। ऑलरेडी हमने इसका डिस्कशन पिछले लेक्चर में करवा दिया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिर देखिए 2018 में कितना सिंपल क्वेश्चन है, वेटलैंड क्या है, रामसर कंसेप्ट में जो वाइज यूज की बात की गई है, ये वाइज यूज का कंसेप्ट क्या है, और दो एग्जाम्पल दीजिए रामसर साइट फ्रॉम इट, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन का थीम रिपीट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर भी क्वेश्चन आया है। वह रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक समय सिर्फ कंसेप्ट था, बट अब ये रियलिटी बनता जा रहा है। तो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो अभी देखिए कोसी नीची रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट पर भी अप्रूवल मिला है। जो आपका केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उस पर अप्रूवल बहुत पहले मिल गया है। फिर एक शायद वेन गंगा जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर भी इंटरलिंक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो धीरे धीरे प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअल रूप ले रही है, ग्राउंड जीरो पर उतर रही है। तो थोड़ा सा एग्जांपल देके आगे बढ़ेंगे कि भाई क्या बेनिफिट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बहुत सारे बेनिफिट, पर क्या इश्यूज आ जाते हैं, तो आप लिखेंगे, इजी क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद देखिए rehabilitation of human settlements is one of the important environmental impact which always attract controversy while planning major projects. Discuss the measures suggested for mitigation of this impact while proposing major development project. क्वेश्चन सीधा सीधे कह रहा है कि भाई कुछ कुछ ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत बड़े होते हैं, लाइक डैम बनाना हो या फिर कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हो
या फिर कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना हो, ठीक है। तो ऐसे में जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट है वो कॉमन हो जाती है। लैंड एक्विजिशन किया, लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन बात ये होती है कि उससे वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं उसकी लाइवलीहुड जाती है, उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी जाती है, उसका हेल्थ इश्यूज आ सकता है। ओके। और जो बच्चे होते हैं जो उस लोकेशन पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसका एजुकेशन भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कंसर्न्स निकल कर आते हैं। तो सिर्फ कंपनसेशन दे देना या फिर कभी कभी तो कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता है, तो वो एकमात्र इलाज तो नहीं है ना, टू डील विद दीज पीपल दैट आर गेटिंग रिहेबिलिटेड। तो क्या कुछ किया जाना चाहिए इनके लिए, और कैसे हम रिहेबिलिटेशन के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके। उसके बाद देखिए, नमामि गंगे एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम्स एंड काउजेज ऑफ मिक्स्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस स्कीम, व्हाट क्वांटम लीप्स कैन हेल्प प्रिजर्व द रिवर गंगा बेटर देन इंक्रीमेंटल आउटपुट। ये बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई ये जो प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं, नमामि गंगे नेशनल मिशन प्रोग्राम फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, तो ये गंगा रिवर में जो पॉल्यूशन बढ़ रही है उसको डील करने के लिए हम ला रहे हैं। लेकिन ये बोला जा रहा है कि एक्चुअली ये प्रीवियस स्कीम्स और ये सब प्रोजेक्ट ये उतने ज़्यादा खास रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, गंगा की पॉल्यूशन साफ नहीं हो रही। तो और क्या कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए। आप स्टेप्स में टेक्नोलॉजिकल भी बता सकते हैं, ठीक है, कुछ यूनिक क्रिएटिव आइडियाज भी बता सकते हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या लिए जा रहे हैं उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसलिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल ये सब आप नोट डाउन जरूर करें। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है ताकि आपको पता हो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए, फिर क्वेश्चन दिया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद दिया गया है नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करें, टेकिंग द रिवर गंगा एज एन एग्जाम्पल, डिस्कस स्ट्रेटजी विच में बी अडॉप्टेड फॉर रिवर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस फॉर द मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ द हजार्डियस वेस्ट इन इंडिया। तो मल्टीपल पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है। सबसे पहले तो इसके बारे में बताना है नेशनल वाटर पॉलिसी, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया। फिर रिवर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा। उसके बाद क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही है रिवर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए। और फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि जो हजार्डियस वेस्ट है, हजार्डियस लाइक केमिकल वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, ये सब क्या हजार्डियस है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या लीगल प्रोविजन है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपने देखा होगा, है ना। उसके बाद रेडियो, ये जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स भी है, तो ऐसे से कुछ लीगल प्रोविजंस है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी प्रोविजंस है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कुछ है चीज़ें, आपका काम हो जाएगा। तो इससे यही पता चला कि क्वेश्चन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है। और इन बारे में तो ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता है, वो इसीलिए भी क्योंकि उसके लिए तो अलग से IFS का एग्ज़ाम होता है मेंस वाला, तो आपको उतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की बात ये नहीं करता है। इसलिए बेटर कि आपको हम जितना पढ़ा रहे हैं, जितने डेप्थ में हम आपको लेके जा रहे हैं, आप वो करिए, प्लस करंट अफेयर्स साथ के साथ करते चलिए। और कुछ प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव्स आते हैं तो उस पर भी आप नज़र जरूर रखें, ठीक है। और फोकस क्या रहता है भाई, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का। और बात मानिए कि जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखने में ही पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपको मैचिंग लगेंगे। ये भी आपका एक ही पॉइंट है, वो भी जो लिखेंगे वो भी सिमिलर लगेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको वेल अवेयर होना चाहिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। उसके बाद आपको एक बेस मिल जाएगा आंसर राइटिंग का, और फिर आप बॉडी पार्ट्स में जो भी क्वेश्चन की डिमांड है वो एड्रेस कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा डिटेल से चर्चा किया और ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब बचेगा आपका चैप्टर 9, दैट इज ऑल्सो क्लीन एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन।
which we are going to start from the next lecture series. So थैंक यू। कैसा लगा आपको हमारा इनिशिएटिव जरूर बताएं, और अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर तो करना चाहिए आपको, और लाइक करते रहिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें से पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कीपिंग the video series continuously.